जवान जिनकी वेशभूषा, सेरेमोनियल ड्रेस, परेड ग्राउंड और परिसर की जो साज सज्जा है, हरियाली है, अत्यंत आकर्षक, सम्मोहित करने वाली और सचमुच किसी भी यूनिफॉर्मधारी फोर्स के लिए वह एक प्रशंसनीय और प्रेरणादायी क्षण होना चाहिए। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आज भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भी पावन महापरिनिर्वाण दिवस है। यह दिन एक प्रेरणा दिवस है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने प्रत्येक भारतीय को एक ही प्रेरणा दी। वे कहते हैं कि हमारी पहचान मेरे परिवार, मेरी जाति, मेरे क्षेत्र, मेरी भाषा से नहीं, बल्कि हर भारतीय के मन में एक ही भाव आना चाहिए कि हम सभी जन्म से लेकर के अपनी अंतिम यात्रा तक हमारी पहचान केवल एक भारतीय के रूप में होनी चाहिए। और उस भारतीयता की पहचान के लिए, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हर भारतवासी से कहा था कि यूनिफॉर्मधारी फोर्स के प्रति सम्मान का भाव हम सबके मन में होना चाहिए। और वह तभी होगा जब इस प्रकार का प्रदर्शन और इस प्रकार का परिसर हम सब बनाने के लिए प्रतिबद्ध होते हुए दिखाई देंगे, तो हर भारतीय के मन में वो श्रद्धा और सम्मान का भाव भी झलकता हुआ दिखाई देगा। 6 दिसंबर 1963 को उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना हुई थी और तभी से यह संगठन अटूट सुरक्षा कवच की तरह उत्तर प्रदेश पुलिस बल का एक संबल बना हुआ है। और मुझे ये जानकर के बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हुई कि महामहिम राष्ट्रपति के पदक से उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग के 2024 में विशिष्ट सेवा के लिए 3, सराहनीय सेवाओं के लिए 11 और 2025 में सराहनीय सेवाओं के लिए 3 और भारत सरकार के 38 कमेंडेशन डिस्क से भी उत्तर प्रदेश होमगार्ड के जवानों को अलंकृत किया गया है। हम लोग अक्सर देखते थे कि होमगार्ड के लोग जवानों को उपेक्षित कर दिया जाता था, लेकिन अब राष्ट्रपति का सम्मान भी उन्हें प्राप्त हो रहा है। गृह मंत्रालय का भी पुरस्कार उन्हें सम्मानित कर रहा है। और मैं ऐसे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को जिन्हें आज यहां पर यह सम्मान प्रदान किया गया है, उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। होमगार्ड संगठन अब केवल पुलिस के सहायक के रूप में ही नहीं है। अब तो आप देखते होंगे कि पुलिस के साथ कानून व्यवस्था और शांति का माहौल बनाए रखने में तो उनका योगदान मिलता ही है। यातायात के संचालन में, डायल 112 में इनका सराहनीय योगदान, चुनाव ड्यूटी के दौरान न केवल प्रदेश में बल्कि देश के अंदर भी विभिन्न राज्यों में इनकी डिमांड होती है। जेल की सुरक्षा में, किसी आपदा के नियंत्रण करने में, यानी हर प्रकार से ये लोग कार्य कर रहे हैं। जेल की सुरक्षा, सार्वजनिक इमारतों की सुरक्षा, बड़े आयोजनों में महाकुंभ के साथ साथ परीक्षाओं को सकुशल संपन्न कराने में भी आज यह संगठन कार्य कर रहा है। प्रदेश में वर्तमान में आपदा मित्रों की नियुक्ति हो रही है।
और मुझे प्रसन्नता है कि होमगार्ड विभाग ने राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के साथ मिलकर 4000 से अधिक होमगार्ड के जवानों को इसका प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया है। यहां मैं विशेष रूप से महाकुंभ 2025 का उल्लेख करना चाहूंगा, जिसमें होमगार्ड के 14,000 से अधिक जवानों को तैनात किया गया था और उन सभी को वहां पर उनकी सराहनीय सेवाओं की सबने प्रशंसा की थी। होमगार्ड विभाग आज अपनी वेबसाइट पर होमगार्ड मित्र ऐप के माध्यम से पारदर्शी और डिजिटल व्यवस्था विकसित करके वहां पर उनकी उपस्थिति, ड्यूटी भत्ता, यूनिफॉर्म भत्ता और भुगतान की हर जानकारी आसानी से इस ऐप के माध्यम से उन्हें उपलब्ध कराया जा सकता है। मैंने स्वयं भी इस चीज को अनुभव किया है कि प्रदेश के अंदर होने वाले पर्व और त्योहारों में, विभिन्न आयोजनों में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, आजादी के अमृत महोत्सव और तिरंगा जो मार्च होता है, पर्यावरण और जल संरक्षण जैसे राष्ट्रीय और सामाजिक सरोकारों के अभियानों में भी होमगार्ड विभाग अपना अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देता है। होमगार्ड जवानों के उस योगदान को ध्यान में रख करके मुझे याद है जब 2020 में वैश्विक महामारी कोविड आया था, कोविड महामारी के दौरान अन्य राज्यों में फंसे हुए उत्तर प्रदेश के कामगार और श्रमिकों को सकुशल वापस लाने के लिए जब कोई सहायता नहीं मिल पाई, तब मैंने उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के साथ हर वाहन में एक दो होमगार्ड के जवानों को लगाया था और उन जवानों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। प्रदेश के एक एक व्यक्ति को बचाने के लिए उन्होंने वहां पूरी निष्ठा के साथ योगदान दिया था। तब मैं यहां पर पहली बार होमगार्ड स्थापना दिवस के कार्यक्रम में आया था और तब मैंने उस समय कहा था कि प्रत्येक उस जवान के लिए, जो जवान किन्हीं कारणों से सेवा काल के दौरान बलिदान हो जाता है, उसके परिवार के आश्रित को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि हम लोग उपलब्ध करवाएंगे और इसके तहत हम लोगों ने 2871 दिवंगत होमगार्ड जवानों के आश्रितों को 143 करोड़ 55 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का भुगतान अब तक किया जा चुका है। दैनिक होमगार्ड जवानों की बेहतरी के लिए उनके दैनिक भत्तों और प्रशिक्षण भत्तों में वृद्धि किया गया है और अंतर जनपदीय भत्ते को भी बढ़ा करके अब 4 गुना कर दिया गया है। हमारी सरकार होमगार्ड स्वयंसेवकों की अच्छे टर्नआउट को देखते हुए सर्वप्रथम 3000 रुपए प्रति 3 वर्ष में ऑनलाइन भुगतान किए जाने की व्यवस्था भी उनके लिए की गई है। प्राथमिकता में होमगार्ड विभाग के अपने कार्यालय और आवासीय भवनों की भी व्यवस्था, यह हम लोग प्राथमिकता के आधार पर आज इस कार्य को भी आगे बढ़ा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि आज विभाग के पास 44 कार्यालय अपने भवनों में संचालित हैं। 9 कार्यालय भवन और मुख्यालय परिसर में कर्मचारियों के आवास के लिए G+11 बहुमंजिला भवन का निर्माण कार्य भी अब प्रगति पर है। दुर्घटना में दिवंगत होने वाले होमगार्ड के आश्रितों को विभाग और विभिन्न बैंकों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए दुर्घटना बीमा के रूप में अब 35 से 40 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी अब उपलब्ध करवाई जा रही है। होमगार्ड के जवानों के कल्याण के लिए सरकार पूरी तरह संकल्पित है। वर्तमान में हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 2,19,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया को अब तक पूरा किया है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वर्तमान में हम लोग 45,000 होमगार्ड के जवानों की भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें हम लोगों ने इस बात को प्राथमिकता दी है, जिस जनपद का निवासी है उस जनपद में उसकी भर्ती हो, आपदा प्रबंधन की उसकी ट्रेनिंग हो, आपदा ट्रेनिंग के साथ फर्स्ट रिस्पॉन्ड पर्सन के रूप में
होमगार्ड का जवान वहां जाकर के लोगों को राहत देने में अपना योगदान देगा। और इसको लेकर के आज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि आपका अनुशासन, आपकी निष्ठा, आपका त्याग हमारे समाज को सुरक्षित और संरक्षित बनाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। आप केवल एक बल के स्वयंसेवक नहीं, बल्कि समाज का एक विश्वास है और प्रदेश सरकार की यह एक शक्ति है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे यही कहूंगा कि सेवा ही सम्मान है, अनुशासन ही आपकी पहचान है, राष्ट्रहित ही हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। यही भावना प्रत्येक होमगार्ड जवान की अंदर उनकी सेवा को महान बनाएगी। आज के इस अवसर पर होमगार्ड के इन जवानों के लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था और की है। हर थाने में होमगार्ड के जवानों के लिए भी एक रूम आरक्षित होना चाहिए, जिससे वह रह सके, अपने यूनिफॉर्म को, अपने आवश्यक कागजात को वहां पे सुरक्षित रख सके। और मैं विभाग से इस बारे में कहूंगा कि होमगार्ड के जवान को आयुष्मान भारत की तर्ज पर कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए एक प्रस्ताव बना करके भेजें। सरकार इसके बारे में कार्य करेगी और इसको आगे बढ़ाएगी। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आपके 63वें स्थापना दिवस के अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आपकी शानदार रैतिक परेड के लिए आपकी प्रशंसा करते हुए आपके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं कमांडेंट जनरल महोदय से अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स परिवार की ओर से प्रतीक, स्मृति प्रतीक माननीय मंत्री जी एवं प्रमुख सचिव महोदय के साथ प्रदान करने का कष्ट करें। तालियों की अनुगूंज से इस क्षण को अब मैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन के संयुक्त महासमादेष्टा श्री संतोष कुमार से अनुरोध करूंगा कि धन्यवाद ज्ञापन करें। 63वें होमगार्ड स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित रैतिक परेड का मान प्रणाम ग्रहण करने तथा आशीर्वचन प्रदान करने हेतु मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का होमगार्ड विभाग की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए हृदय से आभार प्रकट करता हूं। साथ ही परेड के अवसर पर आमंत्रित गणमान्य अतिथियों तथा मीडिया बंधुओं का भी आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद। नीचे आना है। महाराज जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।
माननीय महाराज जी जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महाराज जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ये सबसे पहले लागू किया और खास तौर से साथियों हमारे बीच अति शीघ्र हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित होने वाले हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि जो उनके आने का मार्ग है मैं उसको खाली कर दें, क्योंकि बाबा यहाँ पर बाबा साहब का अस्थि कलश स्थापित है। माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे पहले वहाँ पे माल्यार्पण करेंगे और आप सभी से अनुरोध है कि जहाँ जगह मिले बैठ जाएं और हमारे मुख्य अतिथि के आने के बाद आप सभी उनका स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के आने का संकेत हो चुका है। नहीं हॉटस्पॉट देना नोटिस बोर्ड यही होता है। ये मोबाइल नेटवर्क भैया थोड़ा आप आगे और आगे, थोड़ा आगे और आगे। रिपोर्टर को अपने आगे करो तब ना आएंगे। अरे तो पीछे आओ, और पीछे आओ। भाई रिपोर्टर अपने गाँव पीछे। ये अभी आगे जाएंगे ना तभी इनको आगे। हाँ सभी लोग आगे। रोल अप लीजिए। अभी भी स्कैन करिए, थोड़ी और स्कैन करिए। कैमरा आपको करना है। हमारे बीच माननीय असीम अरुण जी रेमांशु भी अच्छा रेमांशु राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हमारे बीच उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो चुका है। पुष्प अर्पण करने हेतु जा रहे हैं, कृपया रास्ता खाली कर दें। मैं महासभा की ओर से अपने माननीय मुख्यमंत्री जी और उपस्थित विशिष्ट अतिथि उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। कौन बैठेगा? अभी हम चले जाएंगे, बाबा स्टेज के तरफ जाएंगे तो मैं उधर आईडी रख दूँगा, ये मैं बाबा को दे दूँगा। ये नीचे भी कुछ हाँ वो बटन है। अरे यार वो स्टिक में होता नहीं है, आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लीजिए तो रिकॉर्डिंग या फोटो दोनों ऑन ऑफ करना हो तो। इस महासभा के परिसर में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी बाबा साहब के अस्थि कलश पर पुष्पार्पण कर रहे हैं। यह अस्थि कलश पूरी दुनिया में बाबा साहब के अनुयायियों के लिए, बाबा साहब के फॉलोअर्स के लिए बाबा साहब को एक बहुत बड़ी उनके एक सम्मान का प्रतीक है। बाबा साहब की पत्नी मीरा ताई जी ने इस अस्थि कलश को अंबेडकर महासभा को सौंपा था। तब से ये बहुत ही विशिष्ट सम्मान के साथ इस महासभा के परिसर में पास स्थापित है। पूरे भारत ही नहीं, पूरे दुनिया में जो बाबा साहब के अनुयायी हैं इस अस्थि कलश पर पुष्पार्पण करते हैं, उनको शिद्दत से याद करते हैं, उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। सूरज जाके वापस आएगा। विशेष श्रद्धांजलि सभा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। शुरू
ये सब बोला विशेष श्रद्धांजलि सभा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर परिनिर्वाण दिवस। बाबा साहब के अस्थि कलश पर माल्यार्पण के पश्चात हमारे माननीय मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि मंच पर स्थापित बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। मैं महासभा की ओर से अपने माननीय मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि उन सभी का स्वागत करता हूँ। निकालने नहीं देंगे निकल जाने वो तो उनको निकल भैया रुकना जी थोड़ा आप आगे भैया आगे आ थोड़ा आप आगे कोई जाएगा नहीं उधर कैसे हो जाएगा कैसे हो जाएगा जी भैया और थोड़ा आगे साहब हमारे माननीय मुख्य अतिथि और अन्य विशिष्ट अतिथि बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्य अतिथि से अनुरोध करता हूं कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, माननीय मंत्री श्री स्वतंत्र देव जी, माननीय मंत्री श्री असीम अरुण जी और मेयर माननीय श्रीमती सुषमा खरकवाल जी उपस्थित हैं। मैं अम्बेडकर महासभा की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और परंपरागत रूप से हम अपने माननीय अतिथियों का बुके देकर स्वागत करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं अम्बेडकर महासभा ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी से आग्रह करता हूं कि हमारे माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी को बुके देकर स्वागत करें। इसी क्रम में मैं प्रमोद कुमार जी से आग्रह करता हूं कि श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का बुके देकर स्वागत करें। श्री अमरनाथ प्रजापति जी, माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को बुके देकर स्वागत करें। श्रीमती सावित्री चौधरी जी, श्री माननीय मंत्री स्वतंत्र देव जी का बुके देकर स्वागत करें। रचना चंद्रा जी, माननीय असीम अरुण जी का बुके देकर स्वागत करें और सनी कुमार जी, माननीय सुषमा खरकवाल जी का बुके देकर स्वागत करें। दे दिया। अब मैं सनी कुमार जी, धन्यवाद। हाँ। स्वागत की परंपरा के बाद मैं अम्बेडकर महासभा की ओर से अपने माननीय अध्यक्ष श्री डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी से आग्रह करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को एक स्मृति चिन्ह देकर महासभा की ओर से स्मृति चिन्ह देकर मैं लालजी निर्मल महासभा की ओर से कुछ स्मृति चिन्ह है। मैं अपने माननीय विशिष्ट अतिथियों को हम महासभा की ओर से स्मृति चिन्ह दे रहे हैं। डॉक्टर लालजी निर्मल, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी, श्री स्वतंत्र देव जी, श्री असीम अरुण जी और श्रीमती सुषमा खरकवाल जी को स्मृति चिन्ह देकर अब मैं कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करते हुए अपने अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी को स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल। आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का
परिनिर्वाण दिवस है और हमें खुशी है कि आज इस परिसर में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी उपस्थित हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारे बीच में हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी उपस्थित हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। हमारे बीच में यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी उपस्थित हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। हमारे बीच में माननीय कैबिनेट मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी उपस्थित हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण जी का स्वागत करता हूं। हमारे बीच में लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी उपस्थित हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये जो अंबेडकर महासभा है वह सामाजिक न्याय का मंदिर है और आपको जान करके हर्ष होगा कि डॉक्टर अंबेडकर महासभा को आज 35 वर्ष पूरे हो गए, 35 इयर्स। और पिछले 35 वर्षों से लगातार अंबेडकर महासभा दलितों के सवालों को, पिछड़े वर्गों के सवालों को, गरीबों के सवालों को, वंचितों के सवालों को उठाती रही है और न केवल उठाती रही है बल्कि उनका निराकरण भी करती रहती है। और हमारे बीच में भारत के राष्ट्रपति माननीय श्री के.आर. नारायणन जी आए और उन्होंने एक बट वृक्ष जो आप सामने देख रहे हैं, इस बट वृक्ष का जो भिरवा है जो श्रावस्ती से लाया गया था, आनंद बोध वृक्ष की यह शाखा है जिसे कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपने हाथों से उस बिरवे को जब लगाया था तो दिया जला करके रात भर उसकी सेवा की थी। उसकी शाखा है आनंद बोध वृक्ष की और जिसे माननीय श्री के.आर. नारायणन जी ने रोपित किया था। हमारे बीच में साथियों राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी आए, यहां पर प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी आए, यहां पर प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी आए और मुख्यमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी जब आए यहाँ पे तो हम लोग चाहते थे वे यहाँ से दलितों की सभा को संबोधित करें, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ जगह कम थी, इसलिए सुरक्षा कारणों से वो सभा नहीं हो पाई। हम लोग चाहते थे दीवार टूट जाए तो सभा हो जाए, लेकिन 7 मिनट तक लगातार टहलते टहलते इस परिसर में मैंने दलितों की समस्याओं से और दलित मूवमेंट से माननीय प्रधानमंत्री जी को चलते चलते अवगत कराया था और प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था। उन्होंने कहा था दलितों के साथ न्याय होगा। यहां पर गृह मंत्री इंद्रजीत गुप्ता आए, गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे आए, मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह जी आए, सीताराम केसरी जी आए इस परिसर में, रामविलास पासवान जी अनेकों बार आए, लोकसभा के स्पीकर रहे पीए संगमा साहब यहां से संबोधन कर चुके हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी इस परिसर में कई बार आए और ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो प्रतिमा आप देख रहे हैं वह उन्हीं के द्वारा स्थापित करवाई गई थी जब वे मुख्यमंत्री थे। राज्यपाल माननीय बीएल जोशी जी, राज्यपाल माननीय विष्णुकांत शास्त्री जी, राज्यपाल बी सत्यानारायण रेड्डी जी, राज्यपाल श्री राम नाईक जी, माई साहब डॉक्टर सविता अंबेडकर यहां आकर के महीनों रहा करती थी और अपने हाथों से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अस्थि कलश स्थापित किया था। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन,
के.जी. बालाकृष्णन आए थे और वे भावुक होकर के के.आर. नारायणन जी द्वारा स्थापित बौद्ध वृक्ष के सामने मौन होकर काफी देर तक खड़े थे। हम लोग मन में सोच रहे थे शायद वे कह रहे होंगे कि अगर के.आर. नारायण जी राष्ट्रपति न होते तो शायद वे भी बालाकृष्णन जी मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के न बन पाते, क्योंकि वह पत्रावली उन्होंने ही वापस की थी और इस टिप्पणी के साथ वापस की थी कि इस जो पैनल है जजों का उसमें कोई दलित क्यों नहीं है, जिसके फलस्वरूप बालाकृष्णन जी जज हो सके। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह जी, राजनाथ सिंह जी, अखिलेश यादव जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आप सब लोग खड़े होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का इसलिए स्वागत करिए कि वे 18वीं बार अंबेडकर महासभा परिसर में आए हैं, 18वीं बार। और देश का कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है जो अंबेडकर के कार्यक्रमों में इतनी बार शरीक हुआ हो, यह प्रथम बार हुआ है। आप इस देश के प्रथम मुख्यमंत्री हैं जो कि इतनी बार यहां पर आए हैं। साथियों, डॉक्टर अंबेडकर महासभा के प्रस्ताव पर माननीय कल्याण सिंह जी ने यहीं से उत्तर प्रदेश से हरिजन शब्द का निषेध किया था। आपको पता है कि हम लोगों ने आपत्ति व्यक्त की थी, हमें हरिजन न कहा जाए, तो उन्होंने हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग का नाम बदल करके अनुसूचित जाति कर दिया था। और मैं एक विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा कि यह सभा केवल दलितों की बात नहीं करती थी, हमने मंडल आयोग की भी यहां से लड़ाई लड़ी और यह एक सुखद है जिस अखिलेश यादव जी ने आपका दलितों का आरक्षण खत्म कर दिया। उन पिछड़े वर्गों के लिए मंडल आयोग की जो संस्तुतियां थी 27% वे अंबेडकर महासभा के इसी परिसर से घोषणा की गई थी 6 दिसंबर 1993 को। और उस आयोजन में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जो प्रधानमंत्री थे यहां पर उपस्थित थे। 6 दिसंबर 1993 को इसी स्थल से देश के पिछड़े वर्गों को न्याय मिला और 27% का उन्हें आरक्षण मिला। अंबेडकर महासभा की गूंज इतनी थी कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह ने पिछड़े वर्गों को उच्च शिक्षा में आरक्षण लागू करने के लिए अंबेडकर महासभा का परिसर चुना था और 6 दिसंबर 2006 को उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों को उच्च शिक्षा में आरक्षण की घोषणा इसी मंच से की गई थी। अर्जुन सिंह ने यहीं से घोषणा किया था। साथियों, और हमारे महबूब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 6 दिसंबर 2017 को यहीं से सभी सरकारी कार्यालयों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लगेगी, इसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहीं से की थी। और ऐतिहासिक निर्णय, मैं एक बार फिर से कहूंगा कि आप खड़े होकर के तालियां बजाकर स्वागत करिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने लखनऊ में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का भव्य स्मारक बनाने का निर्णय लिया और वह स्मारक अब लगभग बन करके तैयार है। मान्यवर, समय बहुत कम है, नहीं पूरा हो गया मान्यवर। बस मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये अंबेडकर महासभा पहले विरोध की धारा थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद और मुख्यमंत्री जब के पद पर जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए तो यहां से सकारात्मक धारा बही। खासकर से जो
आपकी योजनाएं हैं, जो ढेर सारी आवास योजना, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत मिशन, इन योजनाओं के चूंकि सबसे बड़े लाभार्थी दलित हैं, इसलिए एक बड़ा सांत्वना मिली दलितों को और उनका सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्तिकरण हो सका। माननीय मुख्यमंत्री जी, अंत में मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग अंबेडकर के दलितों के लिए काम करते हैं, उनके दुख दर्द को समझते हैं और उस पर रिएक्ट भी करते हैं। खत्म कर रहे हैं। और अंबेडकर का दलित मैं आज के परिप्रेक्ष्य में वे उनको नहीं मानता जो संपन्न दलित हैं। हमारा जो दलित है, जो अंबेडकर का दलित है, जो झाड़ू लगा रहा है, जो शौचालयों, सामुदायिक शौचालय को साफ कर रहा है, जो सड़कों पर टोकरी बुन रहा है, जो सड़कों पर मजदूरी कर रहा है, जो चौकीदारी कर रहा है, हम ऐसे गरीब दलितों की बात करते हैं और आप उन्हें न्याय दे रहे हैं और उनकी बातें आप विशेष रूप से सुन करके उनके साथ न्याय करेंगे। और मेरी यह भी अपील है, मुख्यमंत्री जी, जैसे वेतनमान बढ़ते हैं विभिन्न आयोगों के द्वारा, उसी तरह से जो गरीब लोग हैं, जो मानदेय पा रहे हैं, किसी भी पद पे हैं, उनका भी मानदेय बढ़ना चाहिए, जिससे कि वे कब तक झाड़ू लगाने वाले भगवान बुद्ध के समय से झाड़ू लगा रहे हैं और भगवान बुद्ध ने सुमित भंगी को अपने संघ में शामिल किया था, लेकिन वो परंपरा आज भी बनी है। कुछ ऐसा होना चाहिए कि उनके हाथ से झाड़ू छूटे और कलम उनके हाथों में आ जाए। और चूंकि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल है और उन्हें सामाजिक न्याय मिलेगा, इस बात की उम्मीद के साथ मैं फिर से सबका स्वागत करता हूं और आप सबका भी स्वागत करता हूं कि प्रदेश के विभिन्न कोनों से इतनी ठंडक में आप आए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, बाबा साहब का यह महत्वपूर्ण कथन था और उसी के अनुरूप माननीय मुख्य अतिथि जी ने जो यहाँ पे अंबेडकर स्मारक बनवाया है, ये बाबा साहब के विचारों को फैलाने में बहुत सहायक होगा। अब मैं सादर श्री असीम अरुण जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। श्री असीम अरुण जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आज बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर आए हुए सभी बहनों भाइयों का, अतिथियों का, साथियों का मैं स्वागत करता हूं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तरीके से हम लोग बाबा साहब का स्मरण करेंगे। मैं बोलूंगा बाबा साहब, आप बोलेंगे बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब। पोस्टर पे बहुत अच्छी बात मैं देख रहा था, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे होता है, कभी कोई प्रवाह चलता है, कभी कोई प्रवाह चलता है। तो बाबा साहब के जीवन काल में एक प्रवाह चला। किसी ने कहा कि मैं पहले मुस्लिम हूं और फिर मैं भारतीय हूं, किसी ने कहा मैं पहले भारतीय हूं फिर मैं हिंदू हूं, किसी ने जाति का कहा, किसी ने कुछ कहा। तो एक पत्रकार ने बाबा साहब से पूछा कि आपका क्या कहना है। बाबा साहब ने तुरंत जवाब दिया, मुझसे पहली बार पूछोगे तो मैं कहूंगा मैं भारतीय हूं, दूसरी बार पूछोगे तो मैं कहूंगा भारतीय हूं, और जितनी बार पूछोगे मैं केवल ये कहूंगा कि मैं भारतीय हूं। ऐसे भारत मां के सपूत के स्मरण के लिए हम सब लोग इकट्ठे हैं। मैं चाहूंगा एक बार भारत मां का भी स्मरण हम लोग करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत स्वागत। विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। जैसा आदरणीय निर्मल जी ने अभी कहा कि 18वीं बार आपका आशीर्वाद यहां पे हम लोग को मिल रहा है। बाबा साहब को आप श्रद्धांजलि माननीय मुख्यमंत्री जी अर्पित कर रहे हैं। हम सब आपके पीछे हैं, आपके साथ हैं, और जो बाबा साहब का बताया हुआ रास्ता है उस पर चलने के लिए हम सब मिलकर काम कर रहे हैं आपके निर्देशन में। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। आदरणीय उप मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, भाई साहब आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।
आदरणीय ब्रजेश पाठक जी भाई साहब, आपको भी मेरी ओर से शुभकामनाएं। आदरणीय स्वतंत्र देव जी, हमारे कैबिनेट मंत्री, आदरणीय लालजी प्रसाद निर्मल जी, हमारी मेयर सुषमा खरकवाल जी, आदरणीय प्रमोद सरोज जी, श्री अमरनाथ प्रजापति जी, डॉक्टर सत्या दौरे जी, श्रीमती बीना मौर्य जी, सभी को बहुत बहुत स्वागत। आज का दिन केवल फूल चढ़ाने का, माला चढ़ाने का एक अनुष्ठान मात्र करने का दिन नहीं है। आज का दिन बाबा साहब के बताए हुए रास्ते का और अपने संकल्प को दोहराने का दिन है। कहां तक हम लोग पहुंचे और अभी आगे कहां पहुंचना है। काफी कुछ अच्छा कर पाए हम लोग, लेकिन कुछ काम अभी बचे भी हैं, उसके लिए हम लोग को आगे बढ़ना है। बाबा साहब के मूल भाव ये थे कि किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव समाज में नहीं होना चाहिए, हर तरह की समानता होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात अवसर की समानता होनी चाहिए। मुझे विश्वास है बाबा साहब ऊपर से हम लोग को आज देख रहे होंगे तो इस बात से जरूर खुश होंगे कि महिलाओं और पुरुषों की संख्या लगभग बराबर है। तो इस मामले में कोई विषमता नहीं है। आई हुई सभी बहनों का मैं स्वागत करता हूं और भाइयों से कहूंगा कि तालियां बजा के बहनों का स्वागत करें कि आज का कार्यक्रम इस मामले में बिल्कुल समानता के हिसाब से। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात पे चिंता की कि कौन सा ऐसा समूह है, कौन से ऐसे लोग हैं जो आज भी हाशिए पे हैं, और ट्रांसजेंडर या किन्नर समुदाय एक ऐसा समूह आदरणीय योगी जी को दिखा, हम सबको उन्होंने दिखाया और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए, किन्नर समुदाय के लिए एक विकास का बोर्ड बनाया और उस बोर्ड के माध्यम से हर जनपद में हम लोग ने चिन्हित किया कि कौन कौन ट्रांसजेंडर लोग हैं जो डेरे में अपनी परंपरा से रहना चाहते हैं, उनका स्वागत, उनकी वैसे व्यवस्था की गई। जो नौकरी करना चाहते हैं, मुख्य धारा में काम करना चाहते हैं, उनका वैसे स्वागत, और एक बड़ा अभियान चला करके ऐसा समुदाय जिसको मजाक का पात्र बनाया गया था, तमाम उत्पीड़न हो रहा था, उनको मुख्य रास्ता में लाने का काम किया गया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने फिर चिन्हित किया, हम लोग को कहा कि जनजाति समाज में सबसे पिछड़ा समाज कौन सा है, तो बिजनौर में एक बुक्सा जनजाति है। वैसे उत्तराखंड में ज्यादा है, लेकिन बिजनौर में करीब 815 परिवार वहां पे आवासित हैं। आदरणीय योगी जी ने कहा इनमें हर परिवार को आवास देना है, हर बच्चे को विद्यालय में जाना है, हर परिवार की एक्सेस का रास्ता होना चाहिए और स्वास्थ्य सेवाओं तक वो पहुंच पाए। मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि ये सभी 815 परिवार, जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, आदरणीय योगी जी के निर्देश पे पूरी तरह आच्छादित, सैचुरेट हो चुके हैं और तेजी से अपनी राह को आगे पकड़ के विकास की दृष्टि से बढ़ रहे हैं। अब आगे और एक महत्वपूर्ण समाज का हिस्सा आदरणीय योगी जी ने चिन्हित किया, जो कि घुमंतु समाज है। घुमंतु समाज में जनजाति भी हैं, अनुसूचित जाति भी हैं, पिछड़ा वर्ग भी है और अनारक्षित सामान्य वर्ग भी है। सभी ऐसे लोग हैं जिनको हम लोग देखते हैं, कहीं फ्लाईओवर के नीचे रहते हुए देखते हैं नगर में, कहीं ग्रामीण क्षेत्र में पन्नी बांध करके रहते हुए देखते हैं। ऐसे समाज के, ऐसे परिवारों को ताकत देने के लिए आदरणीय योगी जी ने निर्णय लिया कि एक घुमंतु विकास मिशन बनाया जाएगा और एक घुमंतु विकास बोर्ड बनाया जाएगा, जो कि जल्दी ही बनके तैयार होगा और इस बड़े समूह के लिए मिलकर के काम करेगा। अब आने वाले समय में जो जीरो पॉवर्टी की योजना चलाई जा रही है, मैं कल ही आंकड़ा देख रहा था, मुझे इस बात से बड़ी संतुष्टि हुई कि सबसे ज्यादा परिभाषा की दृष्टि से देखें तो अनुसूचित जाति की विधवा महिलाओं को उसमें चिन्हित किया गया है। मतलब सबसे कमजोर जो व्यक्ति, हम भी सोच सकते हैं, लेकिन आंकड़ा भी हमको बता रहा है कि उनको चिन्हित किया गया है और उनको लाभ देने का काम किया जा रहा है। कुल मिला के सबको साथ लेके चलने की नीति आपकी सरकार की है, बंटवारे वाली नीति हम लोग की नहीं है। जो लोग बंटवारे वाली नीति पे चलते हैं, जो बंटवारे वाली राजनीति करते हैं, उनका हाल वो होता है जो आज पाकिस्तान का हाल है, जहां पे आटा नहीं मिल रहा है, 180 रुपए किलो आटा वहां पे है और भारत में 80 करोड़ थालियों में आपकी सरकार भोजन रखती है। ये अंतर जोड़ने वाले और बांटने वाले के बीच में होता है। ऐसे लोगों से भी हमको बच के रहना है जो अपना चेहरा बाबा साहब के बगल में लगा करके अपने आप को बाबा साहब से बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये वो लोग हैं जो हमारी योजनाओं को बंद करते हैं जब कलम इनके पास मुख्यमंत्री की आ जाती है।
ये वो लोग हैं जो बाबा साहब के नाम पे मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, जिला, उसके ऊपर अपनी काली कलम चलाते हैं। ये किसी भी तरह समाज में सबका साथ या भेदभाव को समाप्त करने के हितैषी नहीं है। ये इस बात के विरोधी हैं। इन लोगों से हमसे सचेत रहना है हमको और बचना है। आदरणीय योगी जी को, आदरणीय मोदी जी को हम धन्यवाद देते हैं कि आपने एक नई राह हम लोग को दिखाई है और जो बाबा साहब ने रास्ता हमको दिखाया, जो उद्देश्य बाबा साहब ने दिया, उसको पूरा करने के लिए हमें किस रास्ते से जाना चाहिए,